हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल स्टाफ रेगुलेटरी बॉडीज। स्टूडेंट्स, आरबीआई ने फाइनली आरबीआई असिस्टेंट की नोटिफिकेशन अपनी वेबसाइट पे आउट कर दी है। तो जैसा कि बहुत समय से आप लोग वेट कर रहे थे कि आरबीआई असिस्टेंट की नोटिफिकेशन कब आएगी, तो अब आप सबके लिए एक रिलीफ है क्योंकि आरबीआई असिस्टेंट की नोटिफिकेशन आज ओपन हो चुकी है। एंड साथ ही साथ इसमें अप्लाई करने की जो स्टार्टिंग डेट है वो भी आज ही है। आज से ही आप इस फॉर्म को अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आज मैं आपके साथ पूरी नोटिफिकेशन डिस्कस करने जा रही हूं ताकि आप देख सको कि क्या आप इस बार के आरबीआई असिस्टेंट के लिए एलिजिबल हैं, और अगर आप एलिजिबल है तो आपका पूरा प्लान ऑफ एग्जाम क्या है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर हम देखें कि जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो 450 है, तो ये एक छोटी सी डिसअपॉइंटमेंट जरूर है आपके लिए, क्योंकि लास्ट टाइम आपकी 950 पोस्ट थी। टोटल जो नंबर ऑफ पोस्ट आपकी लास्ट टाइम रही थी वो टोटल 950 थी। ओके, तो ये ऑलमोस्ट हाफ ऑफ दैट है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, घबराइए मत, क्योंकि आप देखो अच्छे से प्रिपेयर करिए, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, कंपटीशन थोड़ा हार्ड होगा क्योंकि पिछली बार नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा थी, इस बार कम है, तो इस बार आपके लिए कंपटीशन पिछली बारी से ज्यादा हार्ड हो रहा है। और विद टाइम वैसे भी आपको पता है कि एवरी ईयर आपका एग्जाम का पैटर्न जो है, जो लेवल ऑफ एग्जाम है वो भी बढ़ता है ना। तो आपको पहले से ही इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। ये सोच के मत जाना कि आरबीआई असिस्टेंट का पेपर है इजी होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, और साथ ही साथ आपका जो पेपर है, प्रीलिम्स भी होना है, मेंस भी होना है। प्रीलिम्स चाहे थोड़ा मॉडरेट लेवल का आ जाए, मेंस का लेवल आपका अच्छा ही होना है। अच्छा मींस मैं कहना चाह रही हूँ कि मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल होगा आपका मेंस का। ओके, तो आपको इसके लिए पहले ही प्रिपेयर्ड रहना होगा। ओके, तो अगर हम देखें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो इस बार हमारी अनाउंस हुई है वो 450 पोस्ट है। और आपका जो मोड ऑफ एप्लीकेशन है, आप जो फॉर्म फिल करेंगे वो ऑनलाइन अप्लाई होगा। वेबसाइट, बैंक की वेबसाइट आपको ओपन करनी पड़ेगी, www.rbi.org.in। आप इसको जब ओपन करेंगे आपको वहां पे वैकेंसीज, अपॉर्चुनिटीज और वैकेंसीज पे क्लिक करेंगे तो आपको ऊपर ऊपर इसका नोटिफिकेशन का लिंक भी मिलेगा, और साथ ही साथ आपको अप्लाई ऑनलाइन का लिंक भी मिल जाएगा, जिसको क्लिक करके आपको फॉर्म को फिल करना है। अब आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आपकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो क्या है, क्योंकि डेट्स, आपकी एग्जाम डेट क्या है, प्रीलिम्स की एग्जाम डेट क्या है, मेंस की एग्जाम डेट क्या है, फॉर्म फिलिंग की एग्जाम डेट क्या है, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो स्टूडेंट, अगर हम देखें इंपॉर्टेंट डेट्स आपकी, हाँ जी, तो देखिए आपका जो वेबसाइट लिंक है वो ओपन है आज से। 13 सितंबर से ही आपका वेबसाइट का लिंक ओपन हो चुका है और ये 4 अक्टूबर 2023 तक रहेगा। ओके, अब कई स्टूडेंट्स जो है लास्ट डेट्स पे फॉर्म फिल करते हैं। प्लीज एक मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, ऐसी गलती मत करना, क्योंकि लास्ट के जो 2-3 दिन होते हैं वेबसाइट जो है वो बहुत ही लैग करती है। ठीक है, वेबसाइट जो है वो ओपन नहीं होती है, लोड होती रहती है, क्योंकि बहुत लोग फॉर्म फिल कर रहे होते हैं। एंड चलो अगर आपका फॉर्म फिल भी हो जाए, कई बार पेमेंट आप करते हैं, पेमेंट वो लोड होने की वजह से पता नहीं लगता पेमेंट हुई है नहीं हुई है, और वो लास्ट डेट होती है। तो इतनी पैनिक सिचुएशन में हमें क्यों एंटर करना है। हम सिंपली, हमारे पास बहुत दिन है, आज 13 सितंबर है और 4 अक्टूबर, ठीक है, हमने सितंबर मंथ में ही इस फॉर्म को फिल कर लेना है। ठीक है, कोशिश करिए सितंबर या फिर आज कल में ही फॉर्म भर लो, बढ़िया रहेगा, ताकि आपका जो है अच्छे से फॉर्म भी फिल हो जाए, फीस भी फिल हो जाए। लास्ट स्टेज में आपकी वेबसाइट बहुत स्लो होती है। ओके, तो वेल इन टाइम फॉर्म फिल कर लीजिए। पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फीस जो है वो भी 13 to 4 है, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम, आपका जो फॉर्म फिलिंग है वो भी ऑनलाइन है और जो आपकी फीस पे होनी है वो भी ऑनलाइन है। इसीलिए आप अगर आज भी फॉर्म भरते हैं ना, आप फीस को साथ ही फिल कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट होनी है फीस की। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात वो है आपकी शेड्यूल ऑफ ऑनलाइन प्रिलिमिनरी टेस्ट, जो कि रखा जा रहा है 21 और 23 अक्टूबर को। देखिए 21 और 23 अक्टूबर, आज है 13 सितंबर, तो आप लगा लो बस महीना, सिर्फ एक महीना कुछ दिन है ना। तो ये टाइम है आपके पास प्रीलिम्स की तैयारी करने का, प्रिलिमिनरी एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए आपके पास यही कुछ दिन है। मतलब 1 मंथ लेके चलो और आपको इस 1 मंथ में अच्छे से अपना प्रिलिमिनरी एग्जाम का
तैयारी कंप्लीट करनी है, सिलेबस करना है, मॉक टेस्ट करने हैं खूब सारे, अगर आप चाहते हो कि आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम क्रैक हो। अच्छा, कई स्टूडेंट्स जो है ना वो इस वर्ड को देख के बहुत रिलैक्स कर जाते हैं, टेंटेटिव, और उनको लगता है टेंटेटिव लिखा है कि एग्जाम तो पोस्टपोन ही होगा तभी टेंटेटिव लिखा है। ऐसा कुछ नहीं है, आप कभी भी कोई नोटिफिकेशन देखेंगे उसमें ये टेंटेटिव वर्ड हमेशा लिखा होता है। ओके, इसीलिए क्योंकि आने वाले टाइम में किसी भी रीजन से अगर डेट ऊपर नीचे करनी पड़े, इस चीज को माइंड में रखते हुए हमेशा नोटिफिकेशन में टेंटेटिव वर्ड लिखा होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि स्टेट को एग्जाम नहीं हो रहा है। ओके, तो आप ये टेंटेटिव वर्ड पे ज्यादा स्ट्रेस मत दीजिए, क्योंकि ये हमेशा नोटिफिकेशन में लिखा होगा, पर आपका एग्जाम जो है वो 21 और 23 अक्टूबर को ही होगा। ओके, नेक्स्ट आपका जो मेन टेस्ट है वो है दिसंबर 2023। तो चलिए, अच्छी बात है कि आपको प्रीलिम्स और मेंस के बीच में अच्छा खासा टाइम मिल रहा है प्रिपरेशन के लिए फॉर योर मेंस एग्जाम, क्योंकि मेंस में आपका एक नया सब्जेक्ट ऐड हो जाएगा जो कि जीके का है। ओके, तो आपको मतलब दोनों में जो गैप आपको मिल रहा है वो बहुत अच्छा गैप है, राइट, टू प्रिपेयर फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन, जिससे कि आप ये जो 30 दिन है ना आपकी फॉर्म फिलिंग से लेके आपके प्रीलिम्स एग्जाम तक का जो टाइम है, ये 30 डेज, आप पूरी तरह से अपने प्रीलिम्स के ऊपर फोकस कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है मेंस एग्जाम के लिए आपके पास सफिशिएंट टाइम है। तो आपको इन 30 दिनों में अपने 3 सब्जेक्ट्स पे फोकस करना होगा, जो कि रीजनिंग है, मैथ्स है और इंग्लिश है। ओके, तो चलिए, ये है आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स जिनको याद रखना, और याद क्या रखना, आजकल में आप फॉर्म ही भर लीजिए ताकि आपका समय बर्बाद ना हो, लास्ट स्टेज में आपके लिए पैनिक सिचुएशन ना हो। नेक्स्ट, अब इसमें नोटिफिकेशन में जो इंपॉर्टेंट बात है वो है हाँ जी, वैकेंसीज जो है, जो आपकी आरबीआई ने 450 वैकेंसीज अनाउंस करी है, वो अगर हम देखें कि उनकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उनकी क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आप देख सकते हैं कि अहमदाबाद से, अगर आप अहमदाबाद से अप्लाई करते हैं तो टोटल वैकेंसीज है 13। बेंगलुरु से, अगर आप बेंगलुरु से अप्लाई करते हैं तो टोटल वैकेंसीज है आपकी 58। भोपाल की 12, भुवनेश्वर की 19, चंडीगढ़ की वैकेंसी से 21, चेन्नई की 13, गुवाहाटी 26, हैदराबाद आपकी 14। ओके, वैकेंसीज ऑलरेडी टोटली 450 है, तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन में तो आपके देखो 15-15, 20-20 वैकेंसीज है, तो कंपटीशन तो देखो होने वाला है बहुत हार्ड। जयपुर की 5, सिर्फ 5, जम्मू की वैकेंसीज है 18, कानपुर और लखनऊ 55, कोलकाता 22, मुंबई की सबसे ज्यादा है इस बार, सबसे ज्यादा वैकेंसीज जो है वो मुंबई की, और वो हर बार होती है। ओके, मुंबई की 101, नागपुर 19, न्यू दिल्ली 28, न्यू दिल्ली की काफी कम है जो एक्सपेक्टेड नहीं था, पटना 10, तिरुवनंतपुरम और कोची 16। तो ये देखिए, ये आपकी डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि आप जब आरबीआई असिस्टेंट का फॉर्म फिल करते हैं वहां पे आपको चूज करना पड़ेगा इनमें से, ओके, कि आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि आपका बाद में फिर वहां का लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होगा। ओके, वहां की जो भी लोकल लैंग्वेज है उसका आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होता है। जो ऑफिसर पोस्ट होती है ना उसमें ऑल इंडिया होता है। ओके, वो आपका एक ऑल इंडिया, आप कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, पर जो आपकी क्लेरिकल और असिस्टेंट पोस्ट की वैकेंसीज होती है उसमें वो हमेशा आपको ऑप्शन देते हैं स्टेट को ऑप्ट करने का कि आप कौन सी स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हो, और आपकी फिर पोस्टिंग भी वहीं पर होगी। ओके, तो आप इसको चेक कर सकते हैं और अपने हिसाब से आप जहां का आपका रेजिडेंस है और आपकी जो लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी है, उस हिसाब से आप इनमें से चूज आउट कर सकते हैं। अब इसमें बल्कि आपको मैं ये भी बताना चाहूंगी कि जो भोपाल की भोपाल की जो टोटल वैकेंसीज है, जैसे कि हमने देखा था भोपाल की टोटल 12 थी, तो 12 में से 2 वैकेंसीज रायपुर की हैं। ऐसे ही चंडीगढ़ की टोटल वैकेंसीज में से 4 वैकेंसीज जो है वो शिमला की है। तो इस तरह से भी उन्होंने बताया है कि उन वैकेंसीज में भी थोड़ा थोड़ा वैकेंसीज जो है बाकी स्टेट्स के बीच में इंक्लूडेड है। ओके, तो ये है आपकी टोटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैकेंसीज। ओके, सो अब इसके बाद नेक्स्ट हमें जो देखना है वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें ये देखना है कि क्या हम एलिजिबल हैं इस एग्जाम के लिए। ओके, हाँ जी,
तो देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, नेशनैलिटी वही इंडियन, ठीक है, आप इंडिया के होने चाहिए, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान, तिब्बतन रेफ्यूजी हु केम ओवर टू इंडिया बिफोर 1 January 1962 विद द इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटलिंग इन इंडिया। ओके, तो ये आपका जो है नेशनैलिटी का मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और अब अगर हम देखें एज के बारे में, हाँ जी, एज आपकी जो है वो एज ऑन 1/9/2023, ओके, 1/9/2023 को आपको देखना है कि आपकी एज कितनी बन रही है, और वो एज जो है वो बिटवीन 20 और 28 ईयर्स होनी चाहिए। और उन्होंने अच्छे से इलैबोरेट किया है कि जो कैंडिडेट जो है वो 2/9/1995 से पहले का बॉर्न है, या फिर जो कैंडिडेट 1/9/2003 के बाद का बॉर्न है, वो सारे इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ इस ब्रैकेट में आ रहा है तो आप डेफिनेटली एलिजिबल है इस बार के आरबीआई असिस्टेंट फॉर्म को फिल करने के लिए। ओके, एंड आपको यहाँ पे ये जो 2 डेट्स दी हुई हैं उसने दिया हुआ है बोथ डेज इंक्लूसिव। कईयों का होता है डेट ऑफ बर्थ ही 2/9/1995 है, वो सोचेंगे हम कर सकते हैं कि नहीं, तो आप कर सकते हैं, क्योंकि ये 2/9/1995 और 1/9/2003 ये दोनों डेट्स वाले बॉर्न जो हैं वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ओके, तो आप चेक कर लीजिए आपकी एज, बाकी रिलैक्सेशन आपको मिल रही है अपर एज लिमिट पे कि शेड्यूल्ड कास्ट, एससी और एसटी को 5 इयर्स की रिलैक्सेशन है, यानी अगर उनकी एज अप टू 33 इयर्स है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी वाले जो है अगर वो अप टू 31 इयर्स है वो अप्लाई कर सकते हैं। पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के लोग जो हैं उनको 10 इयर्स की रिलैक्सेशन है, मतलब अगर उनकी एज जो है वो 38 इयर्स है, अप टू 38 इयर्स, और वो जर्नल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस के हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। 13 इयर्स की रिलैक्सेशन ओबीसी और 15 इयर्स की रिलैक्सेशन एससी एसटी इन द कैटेगरी ऑफ पर्संस विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज। ओके, ये आपका एज का कुछ रिलैक्सेशन है जो आप सबको मिलती हैं। हाँ जी, एक्स सर्विसमैन, हाँ जी, जो एक्स सर्विसमैन है, ओके, तो द एक्सटेंट ऑफ सर्विस रेंडर्ड बाय देम इन आर्म्ड फोर्सेस प्लस एन एडिशनल पीरियड ऑफ 3 इयर्स सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 50 इयर्स। ओके, ये कंडीशन अगर उनकी सेटिस्फाई होती है दे आर एलिजिबल। ओके, विडोज, डाइवोर्स्ड वुमेन, वुमेन जुडिशियली सेपरेटेड हु आर नॉट प्री मैरिड, इनकी कैटेगरी में जो एज मैक्सिमम चाहिए वो 35 इयर्स होनी चाहिए, अप टू 35 हैं अगर आप तो आप फॉर्म भर सकते हैं, और 40 इयर्स है अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से भी बिलोंग करते हैं। और जिन कैंडिडेट्स को वर्क एक्सपीरियंस है आरबीआई का ही, जो आरबीआई में ऑलरेडी वर्क करते हैं, उनको टू द एक्सटेंट ऑफ नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सच एक्सपीरियंस सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 3 इयर्स। तो ये कुछ एज रिलैक्सेशन है जो आपको चेक करनी है कि अगर आप इनमें से किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो रिलैक्सेशन है वो कितनी है। ओके, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, देखो बहुत बेसिक सी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है जो मांगी गई है आपसे, कि उन्होंने बोला है हाँ जी आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, वही एज ऑन 1/9/2023। ओके, बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, मतलब आप बीए है बीकॉम है कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ग्रेजुएट होने चाहिए विद मिनिमम 50% मार्क्स, यानी आपने स्कोर किए हो 50% मार्क्स कम से कम, जो कि एक बहुत ही नॉर्मल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ओके, और हाँ जी पास क्लास, मतलब 50% मार्क्स तो है जर्नल कैटेगरी के लिए, और बाकी जो एससी एसटी और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स हैं उनके केस में उनके पासिंग मार्क्स होने चाहिए, उन्होंने पेपर को पास किया हो। ओके, दैट इज रिक्वायर्ड, राइट। सो ये है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, बट ये ध्यान रखना कि ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एज ऑन 1/9/2023। ओके, एंड अ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एक्स सर्विसमैन कैटेगरी एक्सेप्ट dependents of ex-servicemen should either be a graduate from a recognized university or should have passed the matriculation or its equivalent examination of the armed forces and rendered at least 15 years of defense service। ये एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए कंडीशन है जो आपको चेक करनी है अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं। Okay, and candidates applying for post in a particular recruiting office should be proficient, मैं वही बात जो आपसे कर रही थी, ये देखो, they should be proficient in the language। जिस
ऑफिस के लिए या जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वहां की जो लैंग्वेज है उसमें आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। मींस आप उस लैंग्वेज को पढ़ सकते हैं, आप उस लैंग्वेज को लिख सकते हैं, बोल सकते हैं और समझ सकते हैं। ओके, आपकी रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और अंडरस्टैंडिंग स्किल्स परफेक्ट होने चाहिए उस लैंग्वेज में। कौन सी लैंग्वेज? जिस लैंग्वेज मतलब जिस स्टेट को आप अप्लाई करने का सोच रहे हैं वहां की जो लोकल लैंग्वेज है। ओके, और यहाँ पे आप एक चीज देखिए कि ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 50, मतलब अगर हम ओवरऑल देखें 50% आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपके ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए कम से कम, और आपकी एज अगर 20 से 28 साल की है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, आप बिल्कुल एलिजिबल है। अब हमें देखना है कि आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या है, क्या वो बदला? तो देखो ये है आपका एग्जाम पैटर्न। स्कीम ऑफ एग्जाम जो आपकी है, प्रीलिम्स एग्जाम जो कि आपका 21 और 23 अक्टूबर को होना है, उसका वही इंग्लिश आपके 30 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल यानी मैथ्स आपके 35, रीजनिंग आपके 35, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होता है। और आपको यहाँ पे सेक्शनल टाइम लिमिट भी मिलती है। इंग्लिश का सेक्शन 20 मिनट के लिए ओपन होगा, रीजनिंग का सेक्शन 20 मिनट के लिए ओपन होगा और मैथ्स का सेक्शन आपका 20 मिनट के लिए ओपन होगा। और लास्ट में जैसे 60 मिनट कवर हो जाएंगे आपका पेपर लॉक हो जाएगा। ओके, सो ये आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम का पैटर्न है। ओके, नेक्स्ट आपका है मेंस एग्जाम जो कि 2 दिसंबर को होना है। मेंस एग्जाम में आपका जो रीजनिंग है 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 30 मिनट्स, और सबके लिए बराबर है, बस टाइम थोड़ा सा आपका वेरी कर रहा है। इंग्लिश के लिए भी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स और 30 मिनट्स आपको मिलेंगे। ओके, मैथ्स के लिए भी 40 मार्क्स 40 क्वेश्चन एंड 30 मिनट्स आपको मिलेंगे। और जो जर्नल अवेयरनेस है उसके भी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स तो हैं, पर आपको टाइम 25 मिनट का मिल रहा है। ओके, जस्टिफाइड है, जर्नल अवेयरनेस में थोड़ा कम टाइम, बिल्कुल जस्टिफाइड है। टेस्ट ऑफ कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 20 मिनट्स, तो ये भी जस्टिफाइड है। मतलब अगर हम कंप्यूटर और जीके की बात करें, जीके में थोड़ा सा सोचना पड़ता है, पर कंप्यूटर में आता है आप मार्क करेंगे, नहीं आता तो आप स्किप करेंगे या गेस करेंगे अगर आपका गेस बहुत स्ट्रांग है। ओके, तो 20 मिनट्स में आप 40 क्वेश्चन बहुत आराम से कर सकते हैं। ओके, बट वही है कि बहुत आराम से वही कर पाएगा जिसने सफिशिएंट मॉक टेस्ट करे हैं। सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करके अगर आप इस पेपर को देने चले जाएंगे ना तो पेपर क्रैक करना हमेशा आपके लिए डिफिकल्ट रहेगा। तो आपको पेपर अटेम्प्ट करने से पहले खूब सारे मॉक टेस्ट करने पड़ेंगे। तो इसके बाद आपका जो एलपीटी है, हाँ जी, इसके बाद हम बात करते हैं एलपीटी, द कैंडिडेट्स प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड फ्रॉम द मेन ऑनलाइन एग्जाम। जिन्होंने मेन एग्जाम को क्रैक किया है उससे जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स है विल हैव टू अंडरगो अ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। Language proficiency test will be conducted in the official local language of the state concerned. Okay, वो आपको एनेक्सर 4 में मेंशन है कि कौन सी स्टेट के लिए कौन सी लोकल लैंग्वेज है। ओके, वो आपको चेक करनी होगी। पर अगर आप प्री भी क्लियर कर दिया, मेंस भी आपका पेपर जो है वो पास हो गया, क्लियर हो गया, ओके, पर आपने एलपीटी क्रैक नहीं किया, देन यू आर नॉट एलिजिबल। तो शुरू में ही ध्यान रखना है, ये नहीं कि आप गलती से कोई ऐसी वैसी स्टेट को ऑप्ट कर दो जिसकी लैंग्वेज ही नहीं आती। ओके, उसकी लैंग्वेज आनी चाहिए। अब ये एलपीटी क्या होता है, देखो टेस्ट कोई ये ज्यादा वो खतरनाक नहीं है, इसके कोई मतलब ये सिर्फ पासिंग मार्क्स, मतलब पास करना है आपको इसको, इसके स्कोर्स काउंट हो ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल सा एक आपके रीडिंग स्किल्स देखे जाएंगे, न्यूज़पेपर रीडिंग आपसे करवा लेंगे उस लोकल लैंग्वेज में। ओके, आपके राइटिंग स्किल्स के आपको कहेंगे 2-3 लाइन्स लिख के दे दो, तो बहुत बेसिक सा टेस्ट होता है। तो टेस्ट को लेके घबराना नहीं है, इस चीज को देख लो कि वो लैंग्वेज आनी चाहिए, लैंग्वेज आना सबसे ज्यादा जरूरी है। ओके, तो ये आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है। इसके बाद हाँ जी, ये कुछ चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ जी, देखो आपका जो पूरा पेपर है वो इंग्लिश लैंग्वेज में, हाँ जी, पूरा जो पेपर है आपका वो इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज यानी बायलिंगुअल होगा, एक्सेप्ट द सेक्शन ऑफ इंग्लिश। जो आपका इंग्लिश का सेक्शन है ना, प्री में भी आपका इंग्लिश का सेक्शन है और मेंस में भी आपका जो इंग्लिश का सेक्शन है वहां बायलिंगुअल नहीं होगा। अदरवाइज आपका सारा पेपर जो है मैथ्स के क्वेश्चन, रीजनिंग के, जीके के, कंप्यूटर के, वो सारे बायलिंगुअल होंगे। ओके, देन आपको क्वालिफाई करना है। देखो आपका जो कट ऑफ आएगी ना, टोटल कट ऑफ भी आती है।
ओके एंड साथ ही साथ सेक्शनल कट ऑफ भी आती है। आपको सेक्शनल कट ऑफ को भी क्रैक करना है और आपको टोटल कट ऑफ को भी क्रैक करना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा ओके कि जैसे कि आपका रीजनिंग की एक अलग कट ऑफ होगी, मैथ्स की एक अलग कट ऑफ होगी, आपका जो इंग्लिश है उसकी अलग कट ऑफ होगी, फिर टोटल की अलग कट ऑफ होगी, यानी सेक्शनल कट ऑफ एंड एग्रीगेट कट ऑफ आपकी दोनों क्रैक होनी चाहिए, ये रिक्वायर्ड है ओके। उसके बाद आपको अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा तभी आप मेंस में अपीयर हो सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर, आपका अगर कोई क्वेश्चन आंसर आपने गलत मार्क किया है तो उसकी नेगेटिव मार्किंग है 1/4 ओके। 1 मार्क का क्वेश्चन है, अगर आपका सही है 1 मार्क आपको मिलेंगे, अगर आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया तो उसके मार्क्स काउंट नहीं होंगे, ठीक है ना, आपको कुछ मिल रहा है ना आपका कुछ लूज हो रहा है। पर अगर आपने कोई ऐसा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया जो आपका गलत आंसर है तो आपका जो जितने सही सवाल का स्कोर बन रहा है ना उसमें से आपके नेगेटिव मार्किंग होगी, आपके जितने गलत होंगे ना उसका 1/4 स्कोर जो है आपका माइनस होगा। तो ध्यान से करना, तुक्के बिल्कुल नहीं लगाने, है ना, अच्छे से प्रैक्टिस करिए और कॉन्फिडेंट है तभी आंसर मार्क करिए। अगर आप किसी भी क्वेश्चन को लेके डाउटफुल है तो अटेम्प्ट मत करिए, क्योंकि उससे आपकी नेगेटिव मार्किंग भी हो सकती है। तो आपके प्री में भी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है और मेंस में भी आपकी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, क्योंकि आपके प्री मेन सब में एक क्वेश्चन 1 मार्क का ही है, तो यानी कि आपका जो नेगेटिव मार्क होगा वो 0.25 होगा ओके। एंड ये आपका जो नेगेटिव मार्किंग के बाद नेक्स्ट उन्होंने जो बोला कि हाँ आप किस तरह से वो शॉर्टलिस्ट करेंगे। देखो आपकी वैकेंसीज है 450, मतलब अप्रोक्सीमेटली हम 500 लेके चलते हैं, ठीक है। अब आपकी जो प्रिलिमिनरी एग्जाम है बहुत सारे कैंडिडेट्स लाखों में जाते हैं, है ना, लाखों में कैंडिडेट्स पेपर देने जाते हैं। अब वो जब पेपर देने गए हैं तो आपकी सपोज 500 वैकेंसीज है, उसकी 10 टाइम्स जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होंगे ना वो सिलेक्ट किए जाएंगे, यानी कि 500 का 10 टाइम्स अगर मैं करूं 5000 बनता है ना, तो अप्रोक्सीमेटली 5000 कैंडिडेट्स का प्रिलिमिनरी एग्जाम जो है वो क्रैक होगा और 500 कैंडिडेट जो होगा उसका जो स्कोर है वो आपकी कट ऑफ बन जाएगी। आप सोचो लाखों में से 5000 ओके। एंड देन जब आपका मेंस का एग्जाम होगा, मेंस का एग्जाम जब आप देके आएंगे तो सिर्फ 1000 कैंडिडेट्स को वो सिलेक्ट करेंगे, 2 टाइम्स वैकेंसीज 500 है तो यानी 1000 कैंडिडेट्स को वो सिलेक्ट करेंगे मेंस एग्जाम के बाद। क्योंकि अब आप सोचोगे इंटरव्यू तो है नहीं है तो क्यों इतना सिलेक्ट कर रहे हैं, एक्चुअली वेटिंग लिस्ट बनती है और फिर आपका एलपीटी भी होगा। एलपीटी ऑल्दो सभी क्वालिफाई कर लेते हैं, ठीक है, बट आपकी जैसे 450 वैकेंसीज है ना, 450 का तो उन्होंने दे देना है कि हाँ जी इनका सिलेक्टेड है ज्वाइन कर लीजिए। बट कुछ लोग होते हैं जो ज्वाइन नहीं करते, जिनका कोई और एग्जाम, क्योंकि अभी आपके और भी एग्जाम्स चल रहे हैं, आईबीपीएस के एग्जाम्स चल रहे हैं, है ना, तो बाकी एग्जाम्स क्रैक हो जाते हैं, क्योंकि आप लोग अलग अलग एग्जाम्स देते हैं, एट अ टाइम आप एक एग्जाम नहीं देते। तो देयर आर मल्टीपल रीजंस कि कुछ कैंडिडेट्स जो है वो ज्वाइन नहीं करते हैं, फिर उन सीट्स को वेटिंग लिस्ट के सीक्वेंस में कैंडिडेट्स उठा के उनको वो सीट दे दी जाती है, वैकेंट सीट उनको अलॉट कर दी जाती है। तो इसीलिए जो आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज है उसके 2 टाइम्स लोगों का मेन एग्जाम जो है वो क्रैक होगा। एंड दिस इज अप्रोक्सीमेटली, उन्होंने अप्रोक्सीमेटली बोला है, अप्रोक्सीमेटली 10 टाइम्स एंड अप्रोक्सीमेटली 2 टाइम्स ओके। और ये सारी इंफॉर्मेशन जो है, हाँ जी, मेन जो एग्जाम रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बता दी, बाकी तो बहुत बेसिक सी इंफॉर्मेशन है कि अदर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन विल बी गिवन इन एन इंफॉर्मेशन हैंडआउट, ठीक है। रोल नंबर ऑफ द कैंडिडेट सक्सेसफुल इन ऑनलाइन विल बी मेड अवेलेबल ऑन द बैंक वेबसाइट। तो ये बट ऑब्वियस बातें हैं, ठीक है, कि जो भी नोटिफिकेशन, एग्जाम डेट, जो भी अनाउंसमेंट्स होंगी वो तो वेबसाइट पे ही होनी है। सो ये थी आपकी आरबीआई की नोटिफिकेशन। अब आपको समझ आ गया होगा कि क्या आप इस फॉर्म को भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं, और अगर आप भर सकते हैं तो आपको, आपके पास कितने दिन हैं प्रीलिम्स के लिए, कितने दिन हैं मेंस एग्जाम के लिए, एंड क्या पैटर्न है, किस तरह से तैयारी करनी है, ये सारी चीजें अब आपको समझ आ चुकी होंगी ओके। तो अगर आप एलिजिबल हैं फटाफट से आज कल में ही फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। पर जो आपने स्टेट ऑप्ट करनी है बहुत ध्यान से करना, उस स्टेट को ऑप्ट ओके, कि उस स्टेट की जो लोकल लैंग्वेज है उसमें आपकी प्रोफिशिएंसी हो, वो बहुत ज्यादा जरूरी है।
ओके, इस चीज को माइंड में रखते हुए करना। और एंड में मैं आपको कहना चाहूंगी कि सिविल स्टाफ रेगुलेटरी बॉडीज आपके लिए एक फ्री बैच स्टार्ट कर रहा है ताकि आप आरबीआई का प्रीलिम्स का एग्जाम जो है वो क्रैक कर सको। तो इस चैनल पे आपको बहुत ही जल्द हम अनाउंस करने वाले हैं, कुछ ही दिनों में हम आप सभी के लिए एक फ्री ऑफ कॉस्ट बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम आपको पूरा सिलेबस करवाएंगे। और लास्ट में मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर उस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं और वेल नोटिफाइड रहना चाहते हैं हमारी ऐसी स्कीम्स के लिए, तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ खूब शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि जो आरबीआई की प्रिपरेशन करना चाहता है, जिसने इस फॉर्म को भरा है, वो भी इस फ्री बैच को ज्वाइन करे। और हमारी जो टीम ऑफ टीचर्स है, वेल एक्सपीरियंस टीम ऑफ टीचर्स जो है, वो इस बैच में आप सबको पूरा सिलेबस जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएगी। सो इन द एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द सेशन। थैंक यू सो मच।